दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गाइड में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी पशुधन प्रसार अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आपको पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी करनी है। पार्ट ए जो है सभी के लिए कंपलसरी है, सिलेबस में मेंशन है, जबकि पार्ट बी और पार्ट सी क्या है, ऑप्शनल है। तो किसी एक को आपको चूज़ करना है। और यहाँ इस हमारे चैनल पे पार्ट ए और पार्ट बी के रिगार्डिंग वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो है प्रोटोप्लाज्म सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर, फंक्शन और मॉडल, ये सारे टॉपिक हम कवर अप कर चुके हैं। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आज की वीडियो में हम देखेंगे आपके साइटोप्लाज्म के बारे में, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, जिसमें कि आपके साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी आ जाता है और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी आ जाता है। होता क्या है साइटोप्लाज्म? तो सबसे पहले इसका जो टर्म दिया था रूडोल्फ वॉन कोलिकर ने दिया था, ठीक है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्या होता है, एक लिक्विड वाला पोर्शन होता है जो कि आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब लास्ट क्लास में मैंने बताया था सेल को जो सराउंड करता है वो कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों के ही बीच में जो भी लिक्विड और फ्लूइड वाला पोर्शन होता है, जेली लाइक पोर्शन जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या होता है, सेमी फ्लूइड होता है, अर्धद्रव होता है और जेली लाइक होता है। और इसी में ही आपके जो कोशिकांग होते हैं वो क्या रहते हैं, निलंबित रहते हैं। किसमें, साइटोसोल में। अभी साइटोसोल क्या होता है ये भी हम बताएंगे, ठीक है। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपके कोशिकांग भी प्रेजेंट रहते हैं। अब इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, एक तो होता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अब इस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को ही हम साइटोसोल भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है आपके और सेल ऑर्गेनेल्स, जिसको कि हम कोशिकांग बोलते हैं। और थर्ड होता है आपका साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, इनको हम इंक्लूजन बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के क्या क्या कैरेक्टर हैं और किन चीज़ों से मिलकर बना है। साइटोप्लाज्म क्या होता है आपका, ट्रांसपेरेंट होता है और कलरलेस होता है, यानी कि पारदर्शी और रंगहीन। और इसकी प्रकृति क्या होती है, कोलॉइड। अब कोलॉइड जैसे दूध भी क्या होता है, कोलॉइड होता है। तो कोलॉइड मतलब इसके में जो पार्टिकल्स होते हैं ना इसमें, तो ये फैल जाते हैं, एकदम से ज़मीन पे नहीं बैठते हैं, ठीक है। जैसे दूध में भी ऐसे ही होता है। तो वैसे ही इसकी प्रकृति भी क्या होती है, साइटोप्लाज्म की कोलाइडी प्रकृति की होते हैं। तो इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया आपके, ठीक है, एंजाइम्स वगैरह हो गए, फैट हो गया। तो ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें तैरते रहते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलाइडी प्रकृति। इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। सपोज आपने कोई नींबू पानी बनाया है, ठीक है। तो जब आप नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें नींबू के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं वो एकदम से नीचे नहीं बैठते हैं, वो क्या होता है, फैल जाते हैं। तो इसको भी इसी तरीके से समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, आपकी कोलाइडी प्रकृति का होता है। नेक्स्ट होता है विस्कस, माने चिपचिपा सा शांत होता है ये, ठीक है। इसमें 70 से 90% वाटर होता है और ये कंटिन्यूसली मूव करता है लिविंग सेल के अंदर, ठीक है। जीवित कोशिकाओं में इसकी क्या होती है, निरंतर गति होती रहती है। और ये क्या है, साइड ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस। और यहीं पर आपकी बहुत सारी जैविक जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इनका ये स्थान होता है, क्या, साइटोप्लाज्म। ये हमने इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक देखे। अब कंपोजिशन देखें, कंपोनेंट्स देखें, तो इसमें सबसे ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड आयंस एंड एंजाइम, ये सारे इसके कंपोनेंट हैं। और ये सारे ही क्या होते हैं, पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में फैल जाते हैं, मतलब फैले हुए रहते हैं। इसीलिए इसकी प्रकृति क्या होती है, कोलाइडी होती है। फंक्शंस क्या होता है साइटोप्लाज्म का, सबसे पहले यहाँ पर क्या होती है, बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। जो जितनी भी आपके शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती हैं, इनके लिए क्या करता है, माध्यम की तरह काम करता है। और यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, यानी कोशिकांग जो भी होते हैं उनको ये सहारा देता है। साथ ही साथ पदार्थों का जो अगर परिवहन करना हो, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करना हो, तो इसमें भी साइटोप्लाज्म क्या करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करवाता है।
स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, और पोषक पदार्थों के साथ साथ अवशिष्ट पदार्थों का भी संचय यहाँ पर होता है। ये क्या करता है, कोशिका का शेप मेंटेन करता है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इससे क्या होता है, जो सेल का शेप रहता है वो मेंटेन रहता है, और जो कंसिस्टेंसी है वो भी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। और सेल डिवीजन में भी इसका रोल है। तो हमने साइटोप्लाज्म के बारे में देखा। अभी हम देखेंगे आपके साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जिसको कि हम साइटोसोल भी कहते हैं। अगर हम साइटोप्लाज्म में से जितने भी कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनको हटा दें तो जो बचा हुआ लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं साइटोसोल, यानी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या आ जाएगा, जितना भी फ्लूइड वाला पोर्शन है, जितने भी आपके कोशिकांग हैं, और जो कोशिकांग है वो क्या है, लिविंग है, और इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा, इनको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। और अगर साइटोप्लाज्म में से जितने भी सेल ऑर्गेनेल वाला पोर्शन है उनको हटा दें तो तब क्या बनता है, आपके साइटोसोल बनता है। और ये जो साइटोसोल होता है ये नॉन लिविंग होता है, फ्लूइड होता है, नॉन लिविंग होता है। जबकि साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग पोर्शन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या क्या होता है, आपके वाटर होता है, अमीनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड, एंजाइम, सॉल्ट, एटीपी, आरएनए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। और ये अल्कलाइन यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका नेचर भी कोलाइडी होता है, क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स जो ऊपर मेंशन है ये सारे के सारे यहाँ पर फैले हुए रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसकी प्रकृति क्या होती है, कोलाइडी होती है। और इनका क्या होता है, रैंडम मूवमेंट होता है, यानी अनियमित गति होती है। और जो कणों की अनियमित गति होती है उसको हम ब्राउनी मूवमेंट भी कहते हैं। हमने क्लास 12 में भी इसके बारे में पढ़ा था, ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में। आपके साइक्लोसिस, तो साइक्लोसिस जो प्रोसेस होती है ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, यानी जो जब प्लांट सेल में जो है साइटोप्लाज्म का क्या होता है, प्रवाह होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर साइक्लोसिस। और ये किस में होती है, आपके प्लांट सेल में होती है। ठीक है, अब इसके फंक्शन देखें तो ये साइट प्रोवाइड करवाता है, साइटोसोल साइट प्रोवाइड करवाता है ग्लाइकोलाइसिस के लिए। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस यहाँ पर होती है। साथ ही साथ मीडियम प्रोवाइड कराता है डिफ्यूजन के लिए। अब डिफ्यूजन और जो ऑस्मोसिस है, लास्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफ्यूजन के लिए भी मीडियम प्रोवाइड करवाता है। अगर आपको पदार्थों का जो मूवमेंट है, गति करवानी है, इसके लिए भी ये सहायता प्रदान करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। साथ ही साथ कोशिकांग जो इसके अंदर है इसको क्या करता है, सहारा प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर उपापचयी जो पदार्थ होते हैं या फिर जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको भी स्टोर करने का काम करता है। कौन, साइटोसोल। तो साइटोसोल जिसको कि हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ये भी हो चुका है। अब जो नेक्स्ट है आपके इंक्लूजन बॉडी, ये आपके सिलेबस में तो मेंशन नहीं है बट थोड़ा सा बता देती हूँ। ये भी साइटोसोल की तरह ये भी आपके क्या होता है, नॉन लिविंग मटेरियल होता है, पदार्थ होता है। ये क्या होता है, अस्थायी होता है और इसमें झिल्ली नहीं होती है। ये जो है उपापचयी क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते हैं। इनका काम बेसिकली होता है कि ये स्टोर फूड के रूप में स्टोर रहते हैं, या फिर वेस्ट मटेरियल के रूप में स्टोर रहते हैं, या फिर पिगमेंट्स के रूप में स्टोर रहते हैं। पिगमेंट्स में जैसे कि मेलानिन हो गया, कैरोटीन या फिर हीमोग्लोबिन के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे स्टार्च हो गया, ऑयल के ड्रॉपलेट्स हो गए, या फिर जो ग्लाइकोजन के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके रूप में ये क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है आपके साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स के बारे में। अभी अगर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स में देखें तो आपके सिलेबस में ये सेपरेटली मेंशन है ना। तो यहाँ पर हम इसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम इसकी अलग अलग वीडियो लाएंगे, जैसा क्योंकि अगर एक साथ पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे और सेपरेट वीडियो भी लाएंगे। आपका जो ये सारा का सारा पोर्शन है ना, जो सेल बायोलॉजी का, ये आपके पार्ट बी में भी मेंशन किया गया है साइटोलॉजी के अंदर। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स में देखें तो इनकी हम इसमें नाम देखेंगे, ऑर्गेनल्स के नाम देखेंगे, किसने डिस्कवर किया और नेम किसने दिया। अब इसमें भी कंफ्यूजन होता है, डिस्कवरी किसी और ने की है और नेम किसी और ने की है कुछ केसेस में। ठीक है, और कुछ केसेस में जो है आपके डिस्कवरी और नेम सेम साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो डिस्कवरी की थी वो के.आर. पॉटर ने की थी और सेम साइंटिस्ट के द्वारा नेम गिवन था, और इसकी डिस्कवरी 1945 में की गई थी। नेक्स्ट है आपके राइबोसोम के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डिस्कवरी की थी जॉर्ज एम.एल. पेलार्डे ने, और जो नाम दिया गया था रिचर्ड बी. रॉबर्ट के द्वारा। इसकी डिस्कवरी हुई थी 1953 में। गोल्जी अपैरेटस
इसकी डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है। इसकी डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्जी ने और नेम भी सेम साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था और इसकी डिस्कवरी हुई थी 1898 में। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी डिस्कवरी की गई थी रिचर्ड अल्टमैन ने और नेम दिया था कार्ल बेंडा ने। तो ये दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर नेम पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया तो आपको बताना है कार्ल बेंडा, और अगर पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की तो आपको बताना है रिचर्ड अल्टमैन ने, और इसकी डिस्कवरी हुई 1890 में। नेक्स्ट है आपकी लाइसोसोम। इसकी जो डिस्कवरी की क्रिस्टियान डे डुवे ने और नेम भी सेम साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। सेंट्रियोल के बारे में देखें तो थियोडोर बोवेरी ने इसकी डिस्कवरी की और सेम साइंटिस्ट के द्वारा इसका नाम दिया गया। वैक्यूल्स ल्यूवेनहॉक ने इसकी डिस्कवरी की और डुजार्डिन ने इसका नाम दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। 1676 में इसकी डिस्कवरी हुई। प्लास्टिड के बारे में देखें तो अर्नस्ट हीकल ने इसकी डिस्कवरी की और सेम साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया। फिर आपकी क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी की एच वी मोल ने और शिम्पर ने इसका नाम दिया। पेरोक्सिसोम की जो डिस्कवरी की क्रिश्चियन डी डुवे ने की, ये इंपॉर्टेंट है और नेम भी सेम साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। साइटोस्केलेटन ने निकोलाई कोल्सवोल, माइक्रोट्यूब्यूल्स स्लॉटरबैक और माइक्रोफिलामेंट्स हैंसन एंड हग्सले। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो बॉक्स में रिटर्न है जो मेंशन किया गया है उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी जो कुछ तो इसमें ऑर्गेनल सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं और कुछ ऑर्गेनल सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है प्लांट सेल में जो सिर्फ पाए जाते हैं वो है आपके क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, वैक्यूल जो कि लार्ज साइज का होता है और सेल वॉल, और जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है वो है आपके सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और सीलिया या फिर फ्लैजिला, ठीक है। अब जो है जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको कुछ स्पेसिफिक उनके नाम से उनको डिनोट किया जाता है, तो ये भी पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, प्रोटीन बनाने की मशीन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली, पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम को बोला जाता है आत्मघात थैली, है ना, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। एंड गोल्जी अपैरेटस को बोला जाता है पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल, जहाँ पर पैकेजिंग होती है सेल प्रोटीन की, ठीक है। तो ये हमने कवर अप कर लिया आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन भी कवर अप हो चुका है, जिसमें कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं। अब यहाँ पे सेपरेटली मेंशन किया गया है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यही सारा का सारा पोर्शन पार्ट बी में भी है, तो इसको हम अच्छे से कवर अप करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी वीडियो लाने की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिनको ज़रूरत होगी वहाँ तक वीडियो पहुँच जाएगी, और लाइक भी करें और कमेंट भी कर सकते हैं। तो keep learning. Thank you for watching.